आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। एक डेविल लिटिल वाइफ रीबर्थ। एक आलीशान घर के अंदर एक 26 साल की लड़की फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके माथे से लगातार खून बहे जा रहा था। उसका पूरा शरीर पीला और कमजोर पड़ चुका था। शायद उसे कई दिनों से खाना नहीं दिया गया था और टॉर्चर भी किया गया था। उस लड़की को घेर कर कई सारे बॉडीगार्ड खड़े थे और उनके साथ 3 लोग और थे जो शायद उनके बॉस थे। अवनी, तुम कितनी बेवकूफ हो जो इतना प्यार करने वाला पति को छोड़कर तुम मरने के लिए हमारे पास आ गई। बेचारे की तुमने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। एक औरत अवनी के सामने आते हुई बोली। सही कहा आपने मॉम, बेचारा इससे इतना प्यार करता है कि इतनी बारिश में भी पिछले 4 दिनों से बिना कुछ खाए पिए जख्मी हालत में वह घर के बाहर खड़ा है, बस इस उम्मीद में कि अवनी एक बार उससे मिलने आएगी। लेकिन उसे क्या पता उसकी अवनी तो अब मरने वाली है। इतना कहते ही वह लड़का हंसने लगा। तुम सबने ऐसा क्यों किया कृषि? मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया। मैं भी इतनी बेवकूफ थी कि मानव का प्यार ठुकरा कर तुम्हारे पास आ गई। अवनी ने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ नैना से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ और फिर तुम्हारे पति के प्रॉपर्टी पर हम सब ऐश करेंगे। ऋषि ने नैना का हाथ पकड़कर अवनी से कहा, इंतजार किस बात का कर रहे हो? जान से मार दो इस लड़की को और इसकी लाश को बाहर इसके पति के सामने फेंक आओ। नैना ने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा। नैना के इतने कहते ही एक बॉडीगार्ड ने अवनी के ऊपर गोली चला दी और अवनी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कुछ वक्त बाद उसकी आवाज भी आना बंद हो गई क्योंकि शायद वह मर चुकी थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। तो वही दूसरी तरफ मानव अवनी के जी छोड़कर जाने के बाद डिप्रेशन में चला गया था, जिस कारण उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिस कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन उसे बस अवनी चाहिए थी। बिना अपने जख्मों और हालत की परवाह किए वह पिछले 4 दिनों से बारिश में भीगते हुए अवनी के घर के सामने खड़ा था। जिस मानव ने आज तक किसी के सामने अपनी नजरें नहीं झुकाई, जिसकी आंखों में सिर्फ घमंड, कॉन्फिडेंस और गुस्सा रहता था, आज वह मानव अपने घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार की भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में निराशा और दुख के साथ साथ आज आंसू भी मौजूद थे। आज मानव जिंदगी में पहली बार रो रहा था जब मानव के माता पिता भी उसे इस दुनिया से छोड़ कर गए थे। मानव तब भी नहीं रोया था। वक्त बीतता जा रहा था और वक्त के साथ साथ मानव की हालत भी खराब होते जा रही थी, लेकिन फिर भी वो उम्मीद भरी नजरों से एकटक घर की ओर देखे जा रहा था कि शायद अवनी कहीं दिख जाए। तभी घर के अंदर से 2 बॉडीगार्ड आते हुए दिखे और बॉडीगार्ड ने अवनी की बॉडी को मानव के सामने फेंक दिया और वहां से चले गए। जब मानव ने अपने सामने पड़ी बॉडी पर नजर डाली तो उसका पूरा शरीर जम गया और उसके हाथ कांपने लगे। अवनी, मानव की जोर से चीखने की आवाज आई। अवनी, अवनी उठो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम चाहती थी ना मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं। मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, पर प्लीज तुम उठ जाओ। मानव की पूरी जिंदगी बिखर चुकी थी। उसकी एकमात्र जीने की वजह उसे दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। तो वह क्या करता जीकर? ये सब सोचकर मानव ने अपनी गन निकाली और खुद के माथे पर शूट कर दिया। कुछ सेकंड बाद मानव की बॉडी भी जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, शायद वह भी मर चुका था। तभी अवनी की बंद आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गए। वो अभी भी जिंदा थी। उसने पहली बार मानव को ऐसी हालत में देखा था जिसकी वजह वो खुद थी, लेकिन धीरे धीरे अवनी की आंखें भी बंद हो गई। अवनी, अवनी उठो, जल्दी नीचे चलो, तुम अभी भी सो रही हो। सुबह के 9 बज चुके हैं। इस आवाज को सुनकर अवनी ने अपनी आंखें खोली तो पाया वह तो एक आलीशान कमरे में लेटी हुई है। उसने खुद को देखा तो चौंक गई। वो तो मर चुकी थी ना, तो फिर कमरे में कैसे पहुंची? तभी उसने उस कमरे को ध्यान से देखा। वह कमरा मानव और अवनी का था। अवनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। जब उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो वहाँ 8 मार्च लिखा था। अवनी ये देखकर चौंक गई। अवनी ये सोच रही थी, क्या उसकी और मानव की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है? तो फिर उसने जो देखा वह क्या था? क्या वह सपना था या उसका पुनर्जन्म? वह तुरंत शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद के सुंदर चेहरे को देखा और याद किया, ये तो वही वक्त है जब वो 18 साल की थी। अवनी का तो सोच सोच कर दिमाग ही खराब हो गया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से रूम से बाहर गई। उसने देखा सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं। तभी उसकी नज़र मानव पर पड़ी, जो ऊपर ही आ रहा था अवनी को। मानव को देखकर फिर से वही सब याद आ रहा था जो उसने मानव के साथ किया था पिछले जन्म में। ये सब सोचते ही अपनी काफी इमोशनल हो जाती है। फिर क्या था? उसने ना आव देखा ना ताव, भागते हुए सीधे मानव के पास गई और 4 सीढ़ियों के ऊपर से ही सीधा मानव के ऊपर छलांग लगा दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मानव तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया और अपनी जगह पर जम गया। आसपास मौजूद सभी लोग अवनी की इस हरकत से सदमे में ही चले गए बेचारे। CH2 अवनी की बेशर्मी और बोल्डनेस। जिस तरह से अचानक अवनी मानव के ऊपर कूद जाती है, ऐसा लग रहा था जैसे बंदर के बच्चे को उसकी सबसे प्यारी और कीमती चीज मिल गई हो, जिसे वो छोड़ना ना चाहता हो। ठीक उसी तरह अपनी भी मानव से लिपटी हुई थी, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने मानव पर से अपनी पकड़ ढीली की तो मानव कहीं गायब हो जाएगा। घर के सभी लोग अवनी की इस हरकत से हैरान रह गए थे। सबसे ज्यादा हैरान अगर कोई था तो वह मानव था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसकी प्यारी लिटिल वाइफ ने उसे गले लगाया है और उससे एक बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई है। अवनी, तुम ये क्या कर रही हो? नैना के अचानक बोलने से सभी लोग होश में आ गए, लेकिन अवनी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी भी मानव के ऊपर चढ़ी हुई थी। अवनी के हाथ मानव के गले में थे और दोनों पैर मानव के कमर पर लिपटे हुए थे। अवनी कहीं गिर ना जाए, इस डर से मानव ने अवनी को अच्छे से होल्ड कर लिया था। लिटिल अवनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे जीजू के ऊपर क्यों चढ़ गई? लेकिन जो भी हो, तुम्हारे इस शार्ट से तो जीजू पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गए। इतना कहते ही अभी जोर जोर से हंसने लगा। अभी अवनी का बड़ा भाई है। अवनी के 3 बड़े भाई हैं, अभी, राज और सबसे बड़ा भाई अर्जुन। तीनों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। नीता जी, अवनी की माँ, लिटिल अवनी। मानव बेटा को छोड़ो, कब से वो ऐसे ही खड़ा है और तुम हो कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हो। अपनी तुम 2 साल की बच्ची नहीं हो जो ऐसे चिपकी हुई हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नैना को इस वक्त अवनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऋषि, हाँ अवनी, नैना सही कह रही है। और ये क्या बचपना है? तुम ऐसे कैसे मानव को गले लगा सकती हो? ऋषि की इस बात को सुनकर मानव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जैसे बोल रहा हो कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी लिटिल वाइफ के ऊपर चिल्लाने की। मानव की गुस्से को देखकर तो ऋषि अंदर तक हिल गया और आगे उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। बारी बारी से सबने अवनी को मानव की गोद से उतरने को कहा, लेकिन मजाल है किसी की जो उसे नीचे उतरने के लिए मजबूर कर सके। अवनी के कानों में तो जैसे जू तक नहीं पहुंच रही थी। बेचारा मानव शुरू से अंत तक वैसे ही खड़ा रहा जैसे कोई स्टेच्यू हो। भले ही उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन ना हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसकी प्यारी लिटिल वाइफ ने उसे गले लगाया था, क्योंकि इन 1 महीने में अवनी ने मानव को कभी भी खुद को छूने नहीं दिया था और ना ही कभी उससे सीधे मुंह बात करती थी। अवनी, जो कब से अपना सर मानव के कंधे पर रखी हुई थी, अचानक से अपना सर ऊपर करती है और मानव को किस करने लगती है। अवनी की इस हरकत से तो मानव अंदर तक हिल गया। सीटी बजाते हुए अभी ने कहा, वेल डन माई सिस्टर, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने तो जीजू की इज्जत पर सबके सामने ही हाथ डाल दिया। अवनी के बोल्ड अवतार को देखकर सब शॉक थे। अवनी, तुम सबके सामने ऐसे कैसे कर सकती हो? मानव जी को कितना बुरा लग रहा होगा। अपना ना सही मानव जी के इज्जत का तो ध्यान करो। नैना ने गुस्से से कहा। नैना की बात सुनकर अवनी ने मानव को किस करना छोड़ दिया और नैना को घूरने लगी।
अवनी के साथ साथ मानव भी नैनो को गुस्से से घूरने लगा। घूरे भी क्यों ना, पहली बार उसकी लिटिल वाइफ ने उसे किस किया था, और ये सब है कि उसे इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। मानव नैना को ऐसे घूर रहा था जैसे पता नहीं नैना ने उसकी कौन सी कीमती चीज चुरा ली हो। हब्बी, क्या तुम्हें ये किस अच्छी नहीं लगी? कोई बात नहीं, चलो फिर से अच्छी वाली किस करते हैं। अवनी ने मानव की तरफ देखते हुए पूछा। मानव कुछ बोल पाता उससे पहले ही अवनी ने फिर से उसे किस कर लिया। मानव बेचारा क्या ही बोलता, उसे तो उसकी प्यारी लिटिल वाइफ ने बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। मानव बेचारा अपने मन में ये सोच रहा था कि कहीं उसकी लिटिल वाइफ के अंदर सुबह सुबह कोई भूत तो नहीं चला गया जो ये ऐसी हरकत कर रही है। अवनी की हरकत देखकर ऋषि की मॉम ने तंज कसते हुए नीता जी से कहा, कैसी बेशर्म लड़की है आपकी नेताजी। इसके आगे वो कुछ और बोलती है कि तभी अवनी की आवाज सभी के कानों में पड़ी, जो मानव से कह रही थी कि हब्बी आप कितने स्वादिष्ट हो, मन कर रहा है कि आपको पूरा खा जाऊं। फिर कुछ सोचकर आगे बोली, मुझे आपके 6 पैक ऐप देखने हैं। इतना कहते ही लिटिल अवनी ने मानव के शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया। अवनी का ये बेशर्मी वाला अवतार देखकर ऋषि, नैना और उसकी माँ तो हैरान थे। लेकिन अवनी के घर वालों को तो पहले से ही पता था कि उनकी लिटिल अवनी बचपन से ही इतनी बेशर्म और बोल्ड है। उसे सिर्फ सुंदर और हैंडसम लोग ही पसंद आते हैं। अग्नि के अंदर ये बेशर्मी वाला गुण किसी और ने नहीं, उसके पिता ने ही कूट कूट कर भरा था। और अवनी के अंदर खासकर ये बात तो उसके पिता ने बैठा दी थी कि सुंदर और हैंडसम आदमी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पिछले जन्म में ऋषि, नैना और उसकी मॉम ने मिलकर उसे ड्रग्स दिया था, और पता नहीं कौन कौन सी दवा उसे देते थे ताकि वह चिड़चिड़ी हो जाए और उनके कंट्रोल में आ जाए, और वह लोग उसे मानव के खिलाफ भड़का सके। वो सब अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब भी हो गए थे, नहीं तो वो पहले ही मानव का खूब फायदा उठाती। लेकिन इस जन्म में तो वो बिल्कुल भी इनके जाल में नहीं फंसेगी और मानव की सुंदरता का भरपूर फायदा उठाएगी। यही सब अवनी अपने मन में सोच रही थी। और फिर मानव से बोली, हब्बी चलो रूम में चलते हैं, देखो ना कैसे ये लोग तुम्हें घूर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि ये लोग तुम्हारी सुंदरता को नजर लगाएं। मानव बेचारा अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है, क्योंकि इन 1 महीने में अवनी ने कभी भी उसे खुद को छूने नहीं दिया था, और ना ही वह कभी भी मानव की शक्ल देखना पसंद करती थी। अगर गलती से भी मानव उसे टच कर लेता था तो वो पूरे 1 घंटे तक नहाती थी, जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। मानव भले ही एक गुस्सैल, घमंडी और हार्टलेस इंसान था, लेकिन वो अपने लिटिल वाइफ पर अपनी जान छिड़कता था, इसलिए उसे अवनी के बर्ताव से बहुत दुख होता था। मानव बहुत ही कम बोलता था और उसके चेहरे पर हमेशा कठोर भाव ही रहता था, इसलिए सबको यही लगता था कि मानव को अवनी के इस बर्ताव से शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मानव को ही पता था कि वो अंदर से कितना दुखी होता था। उसे तो डर लगने लगा था कि कहीं वह गलती से भी अवनी के सामने ना आ जाए और अवनी उसे छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि अवनी को पहले मानव की शक्ल देखना भी पसंद नहीं था। इसलिए मानव हमेशा ऑफिस से घर लेट ही आता था और सुबह अवनी के उठने से पहले चला जाता था। CH3 लिटिल बेबी। अब तक आपने पढ़ा, अवनी मानव को रूम में चलने को बोलती है, लेकिन मानव अंदर से थोड़ा घबरा रहा था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, वरना अवनी पहले की तरह उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी। अब आप आगे पढ़ेंगे। हब्बी जल्दी चलो ना रूम में। इतना कहते ही लिटिल अवनी ने अपने दोनों हाथ मानव के गर्दन पर कस के लपेट लिया, जैसे बताना चाह रही हो कि ऐसे ही लेकर चलो, क्योंकि मैं गोद से नहीं उतरने वाली। फाइनली अब तो मानव जो कुछ रिएक्ट किया नहीं, तो इतनी देर से बेचारा सदमे के कारण एक ही जगह पर स्टैचू की तरह खड़ा था। लिटिल अवनी। मानव ने अपनी कर्कश आवाज में अवनी को पुकारा, लेकिन इस आवाज में भी अवनी के लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। मानव के मुंह से अपने लिए लिटिल अवनी सुनकर अवनी का तो मुंह की बन गया। फिर उसने मानव से शिकायत करते हुए कहा, हब्बी आप मुझे लिटिल अवनी नहीं भुला सकते। अपनी प्यारी लिटिल वाइफ की ये बात सुनकर तो मानव के हाथ ही कांपने लगे, उसके दिल की धड़कन
घबराहट के कारण बढ़ने लगी मानव को लग रहा था कि अवनी नहीं चाहती कि मानव अपने मुंह से उसका नाम भी ले। ये सोचकर उसका दिल दुखने लगा, लेकिन अपने दर्द को उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। लिटिल अवनी ने देखा उसका हब्बी अपनी सोच में गुम है, तो उसने मानव को जोर से हिलाते हुए पूछा, हम भी कहाँ खो गए? और हाँ, आप मेरा नाम नहीं ले सकते। अवनी की ये बात सुनकर अभी तो कंफ्यूज होकर उससे पूछा, लेकिन लिटिल अवनी, हम सब भी तो तुम्हें इस नाम से बुलाते हैं, तो जीजू क्यों नहीं बुला सकते? भाई, आप सबकी बात अलग है और हम भी की अलग। लिटिल अवनी ने अपने भाई अभी की बात का जवाब देते हुए कहा। अभी समझ गया कि पक्का उसकी शरारती और बेशर्म बहन चाहती है कि उसका पति उसे किसी और नाम से बुलाए। ये सोचते ही अभिनय ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, लिटिल अवनी, तो तुम क्या चाहती हो कि जीजू तुम्हें किस नाम से बुलाए? अभी की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के साथ साथ मानव भी अवनी के जवाब का इंतजार करने लगा। मानव में सोच लिया था उसकी प्यारी लिटिल वाइफ उसे जिस नाम से पुकारने को कहे कि वह उसे उसी नाम से बुलाएगा। भाई, वो डेडा ने कहा था कि मैं हबी से कहो कि वह मुझे बेबी कहकर पुकारे ना कि मेरे नाम से, इसलिए मैं छोटी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हबी मुझे लिटिल अवनी नहीं लिटिल बेबी कहकर बुलाए। अवनी ने शर्माते हुए कहा और अपने चेहरे को मानव की गर्दन में छुपा लिया। जब मानव में ये सुना कि उसकी प्यारी लिटिल वाइफ चाहती है कि वह उससे लिटिल बेबी कह के बुलाए, उस वक्त भले ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर मानव के दोनों कान तुरंत लाल पड़ गए। जब सभी ने मानव के लाल पड़े कान को देखा तो बेचारे एक और सदमे में चले गए कि क्या ये डेविस शर्मा रहा है। जब लिटिल अवनी की बात उसके पिता नीरज जी ने सुनी तो वो खुशी से उछलते हुए अवनी के पास गए और उसकी बधाइयां लेते हुए बोले, हाय मेरी राजकुमारी, किसी की नजर न लग जाए। मुझे तो पहले से ही तुझ पर नाज था, मगर आज तूने मेरा सर गर्व से ऊपर कर दिया। मुझे यकीन है आगे भी तू मेरे नक्शे कदम पर चलो कर मेरा नाम रोशन करती रहेगी। अपने पति की बात सुनकर नेताजी तमतमाते हुए नीरज जी के पास पहुंची और उनको एक मुक्का मारते हुए बोली, अपनी तरह अपनी बेटी को भी बेशर्म बना दिया। उनकी बात पर नीरज जी बोल पड़े, स्वीट हार्ट, क्या कर रही हो? कोई अपने पति को ऐसे मारता है? अनीता जी अपने पति को जबरदस्ती वहां से ले गई। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की तरह अब उनके पति भी बेशर्मी पर उतर आए। यहाँ के पूरे सीन को देखकर तो ऋषि, नैना और उसकी माँ के तो आंखों से खून निकलने वाला था। वो सब और ये नाटक नहीं देख सकते थे, इसलिए वो तीनों भी वहां से चले गए। हॉल में अब केवल अभी, लिटिल अवनी और उसका हैंडसम हम्बी ही बचे थे। मुझे ऑफिस जाना है, मैं भी चलता हूँ, इतना कहकर अभी वहां से भाग गया। और भागे भी क्यों ना, आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उसे अपने दोनों बड़े भाई को भी तो बताना था। आखिर अभी को आंटियों की तरह चुगली करना पड़ा पसंद, जो है उसे इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने में बड़ा मजा आता है। अभी के जाने के बाद मानव भी अपनी लिटिल वाइफ को अपने गोद में लेकर कमरे की ओर चला गया और हाल से लेकर कमरे में आने तक लिटिल अवनी ने अपने प्यारे हवी को परेशान करके रख दिया। वह बार बार मानव से कह रही थी कि वह उसे लिटिल बेबी कहकर बुलाए। बेचारे मानव से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था और उसके कान तो पहले से भी ज्यादा लाल हो गए थे। फाइनली कमरे में पहुंचते ही मानव ने राहत की सांस ली और सोचा कि अवनी को कमरे में छोड़कर वो तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाएगा, ताकि उसे अपनी लिटिल वाइफ के इस बचकानी हरकतों को झेलना ना पड़े, क्योंकि मानव अब अवनी के इस बर्ताव को हजम नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मानव ने अवनी को बेड पार उतारना चाहा, अगले पल अवनी ने उसे और जोर से पकड़ लिया और उतरने से साफ मना कर दिया और जिद करने लगी कि मानव उसे जब तक लिटिल बेबी कहेंगे नहीं बुलाएगा, तब तक वो गोद से नहीं उतरेगी। फिर चाहे मानव उसे इसी तरह गोद में उठाकर अपने ऑफिस ही क्यों ना लेकर जाए। CH4 अभी को भी अवनी की तरह गोद में चढ़ना है। अब तक आपने पढ़ा। मानव लिटिल अवनी को बेड पर उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह है कि उत्तर ही नहीं रही थी। लिटिल अवनी ने जिद पकड़ ली थी कि जब तक उसका प्यारा हम भी उसे लिटिल बेबी नहीं कहेगा, तब तक वो मानव को नहीं छोड़ने वाली। बेचारे मानव को आज तक कभी किसी ने इतना परेशान नहीं किया होगा जितना उसकी प्यारी लिटिल वाइफ ने उसे आज कर दिया था।
लेकिन वो कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। आखिरकार वो अपनी प्यारी वाइफ से इतना प्यार जो करता था। वही दूसरी तरफ अभी की कार जैसे ही ऑफिस पहुंची और ड्राइवर ने कार को ठीक से रोका भी नहीं था, लेकिन अभी जल्दी से चलती हुई कार से ही कूद गया ड्राइवर, तो आज अपने तीसरे बॉस से परेशान हो गया था। अभी ने ड्राइवर को धमकी दी थी कि अगर उसने गाड़ी तेज नहीं चलाई तो वो उसकी शादी एक 50 साल की औरत से करा देगा। ड्राइवर बेचारा, जो अभी सिर्फ 28 साल का था, वह अपने बॉस की बात सुनकर करता भी क्या मन मार के उसने रॉकेट की स्पीड से कार को भगा दिया और रास्ते में ना जाने कितने ही ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़े। फाइनली ड्राइवर ने अपने बॉस को 30 मिनट की जगह 15 मिनट में ही ऑफिस पहुंचा दिया। अब अभी जनाब जल्दी में हो भी क्यों ना, उनके पेट में दर्द जो हो रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने घर में जो कुछ भी हुआ था उसकी रामकथा अपने दोनों भाइयों को नहीं सुनाई थी और मन भर के चुगली भी तो नहीं की थी, जो इनका सबसे पसंदीदा काम है। अभी भागते हुए सीईओ के कैबिनेट पहुंचा और धड़ाम से डोर खोलकर भागते हुए सीधे जाकर अपने सबसे बड़े भाई अर्जुन के ऊपर लिपट गया। केबिन में मौजूद सभी लोग इतनी तेज डोर खुलने से चौंक गए थे, लेकिन अगले ही पल अपने सामने का दृश्य देखकर वो सभी जैसे सदमे में ही चले गए। दरअसल अर्जुन और राज आज अपने कुछ एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रहे थे कि तभी अभी वहां पर आ धमका। अर्जुन और राज को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ये अभी बाबू अचानक से यहाँ टपक पड़ेगा। अब बस वो भगवान से यही उम्मीद मना रहे थे कि ये सबके सामने कुछ ऐसा वैसा ना करें जिसका खामियाजा बाद में बेचारे अर्जुन को भुगतना पड़े। अभी भागते हुए सीधा अर्जुन के ऊपर चढ़ गया और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोला, भाई भाई, आज आपको पता है घर में क्या हुआ था? जैसे अभी मैं आपके ऊपर चढ़ा हुआ हूँ ना, बिल्कुल है वैसे ही लिटिल अवनी भी जीजू के ऊपर लिपट गई थी और फिर अचानक से उसने जीतू को ना। अभी रुका और अर्जुन के गालों पर एक बेबी किस करते हुए आगे बोला, बिल्कुल ऐसे ही जीजू को किस किया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, शायद होठों पर किया था। हाँ याद आ गया, होठों पर ही किया था। आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, रुको मैं अभी करके बताता हूँ। अभी की ये बात सुनकर अर्जुन और राज भौचक्के के रह गए। क्या ये मुझे होठों पर किस करके बताएगा कि लिटिल अवनी ने कैसे मानव को किस किया था? इतना सोचते ही अर्जुन तो जैसे पागल ही होने वाला था। उसने जल्दी से अभी को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अभी तो जैसे चुंबक की तरह उससे चिपक गया था। राज को पता था उसके पागल भाई का पागलपन इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला था, इसलिए उसने सभी लोगों को केबिन से बाहर भेज दिया। लेकिन राज को तो ये डर सता रहा था कि एक तो पहले से ही उसके इस बेशर्म भाई के कारण पूरे ऑफिस के एम्प्लॉय को लगता है कि अर्जुन भाई और इसका चक्कर चल रहा है, और रही सही कसर भी आज इस अभी ने सबके सामने भाई के ऊपर कूदकर और किस वाली बात करके पूरी कर दी। ये पागल एक दिन हम सबको पागल कर देगा। हे भगवान प्लीज बचा लो, नहीं तो एक दिन अपने इस पागल भाई के चक्कर में मैं और अर्जुन भाई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अभी तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने अभी की हरकतों से इरिटेट होते हुए कहा। भाई मैंने क्या किया, मैं तो ये बता रहा था कि आज घर में क्या हुआ था। इतना कहकर अभी ने अपने दांत दिखा दिए। सबसे पहले तो मेरे ऊपर से उतरो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अर्जुन का इतना कहना था कि अभी झट से अर्जुन की गोद से उतरकर सोफे पर कूद गया और सुबह जो कुछ भी घर में हुआ था अपने दोनों भाइयों को अपनी तरफ से थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर बता दिया। फिर अपनी उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, जैसे जीजू ने लिटिल अवनी को उठाया था बिल्कुल वैसे ही आप भी मुझे उठाओ ना प्लीज। इससे पहले कि अर्जुन कुछ रिएक्ट कर पाता, अभी बिना देर किए फिर से उसके ऊपर कूद गया। अभी उतरो नीचे। नहीं मैं नहीं उतरूंगा, आप मुझे गोद में लेकर इस कैबिन के 2 चक्कर घुमा दो, मैं तुरंत उतर जाऊंगा। अर्जुन ने अभी से परेशान होकर राज की तरफ देखा ताकि वह उसकी मदद कर सके, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने राज की तरफ देखा वो हैरान रह गया। राज तो पहले से ही अपनी चमकती हुई आंखों से उसे ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो, भाई मुझे भी गोद में उठाकर कैबिन के 2 चक्कर लगा दो ना। अर्जुन अपने दोनों भाइयों से परेशान हो गया था और गुस्से से बोला, दोनों के दोनों निकलो।
अभी के अभी मेरे कैबिन से, लेकिन उसके गुस्से से जैसे उसके भाइयों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर राज ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, भाई प्लीज मुझे भी अपने पीठ पर बैठाकर 2 चक्कर घुमा दो ना। नो, बिल्कुल भी नहीं, अब जाओ तुम लोग यहाँ से और मुझे ऑफिस का काम करने दो। अर्जुन ने अपने दोनों भाइयों को घूरते हुए कहा। अब दोनों भाई ऐसे कैसे चले जाएं, उन्हें इतना अच्छा मौका मिला है, वो कैसे गवा सकते थे। अभी तो ऑलरेडी इसके गोद में चढ़ा था और राज भी बिना देरी किए जाकर उसके पीठ पर चढ़ गया। अर्जुन ने सोच लिया था आज के बाद वह अपने केबिन में भी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को साथ लेकर आएगा ताकि वह इन दोनों पागलों से बच सके। राज और अभी के इतना जिद करने से अर्जुन उनकी बात मान गया, क्योंकि उसे पता था जब तक वह इन पागलों की बात नहीं मानेगा तब वो उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वह उन दोनों को उठाकर अपने केबिन के ही चक्कर लगाने लगा। लेकिन जैसे ही वो तीसरा चक्कर लगाने वाला था तभी अचानक से का डोर ओपन हुआ और किसी की परछाई दिखी। जब अर्जुन ने डोर ओपन होने की आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस इंसान को देखकर बेचारे अर्जुन की हालत खराब हो गई। लेकिन उसके दोनों भाई मजे से उसके ऊपर चढ़कर ही उस इंसान को हाय कह रहे थे। CH5 एक मेरे ससुर जी है जो बिना दिमाग के ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मानव और लिटिल अवनी के रूम में। लिटिल अवनी के इतना जिद करने के बाद भी मानव ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। बेचारे को शर्म जो इतनी आ रही थी। तो वही दूसरी तरफ उसकी बेशर्म वाइफ है कि अपना मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी। मानव वॉशरूम जाता तो लिटिल अवनी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाती। मानव वार्डरोब के पास जाता तो वह भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाती। फिर जब मानव शीशे के पास पहुंचकर अपने बाल सही करता तो अवनी उसके पीछे खड़ी हो जाती। मानव को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वह एक माँ है और अवनी उसकी बेटी जो उसके पीछे पीछे घूम रही है। आज मानव को यकीन हो गया था कि उसकी प्यारी लिटिल वाइफ के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, या यूं कहे कि उसके पास अपना खुद का दिमाग है ही नहीं। वह केवल वही करती है जो दूसरे उसको करने को कहते हैं। यही कारण है कि शायद पिछले जन्म में ऋषि ने उसके इनोसेंट होने का खूब फायदा उठाया था और उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया था। थक हार कर मानव पीछे पलटा और लिटिल अवनी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और अपनी धीमी आवाज में बोला, ज्यादा इधर उधर मत चलो नहीं तो तुम्हारे पैर दुखने लगेंगे। अवनी ने मुंह बनाकर कहा, हब्बी। इसके आगे वह कुछ बोल पाती मानव ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। मानव ने जल्दी से अपनी प्यारी लिटिल वाइफ के माथे पर किस किया और रूम से भाग गया। उसे डर था कि कहीं उसकी वाइफ फिर से वही बात लेकर ना बैठ जाए जो उसके प्यारे ससुर जी ने उसकी वाइफ को सिखाया था। मानव के इस तरह से जाने से हमारी लिटिल अवनी ने गलत समझ लिया और उसको गलतफहमी हो गई कि मानव उसके पिछले 1 महीने के किए गए बर्ताव से शायद अभी भी नाराज है। ये सोचकर अवनी के आंखों में आंसू आ गए। बेचारा मानव इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि उसकी प्यारी वाइफ ने उसके इस व्यवहार को गलत समझ लिया है। वही दूसरी तरफ सिंह कॉर्पोरेशन में राज और अभी भी अर्जुन के ऊपर चढ़े हुए थे। अर्जुन अपने सामने खड़े शख्स को देखकर बेचारा सा मुंह बना लेता है, जैसे कह रहा हो, सब तुम्हारा किया धरा है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। जी हाँ, सामने कोई और नहीं मानव हाय था, जो आज अपने ऑफिस जाने के बजाय सिंह कॉर्पोरेशन आया हुआ था। दरअसल मानव को भी जानना था कि अभी घर से जाने के बाद ऑफिस में क्या गुल खिलाता है और अर्जुन उसे कैसे संभाल लेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। अब उसे समझ आया कि सिर्फ उसकी प्यारी वाइफ और ससुर ही नहीं बल्कि अर्जुन को छोड़कर उसके दोनों बड़े भाई भी पागल है, उनका दिमाग भी घुटनों में ही है। उसके ससुराल में केवल उसकी प्यारी सासू माँ और सबसे बड़ा साला अर्जुन ही समझदार है। अर्जुन, मानव प्लीज इन पागलों से मुझे बचाव। मानव, सॉरी अर्जुन, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। घर पर कितनी मुश्किल से तुम्हारी बहन को समझाया था, नहीं तो वो भी मुझे नहीं छोड़ रही थी। आज ही सासू माँ से जाकर पूछना पड़ेगा आखिर इन तीनों को पैदा करते वक्त उन्होंने क्या खाया था
जो ऐसे नमूने इस दुनिया में आए। सही कहा, तुमने, मुझे भी जानना है, अर्जुन ने मानव की बात पर सहमति जताते हुए कहा। अर्जुन और मानव बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मानव अर्जुन से सबसे ज्यादा बात और विश्वास करता है। और ये मानव का सॉफ्ट कॉर्नर भी सिर्फ उसके परिवार के लिए ही है। फैमिली से मतलब उसका ससुराल और उसके दादा दादी बकियों के लिए वो सिर्फ द डेविल मानव है। वैसे तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मानव ने इतना कहकर एक प्यारी सी स्माइल कर दी, लेकिन अर्जुन उसके इरादों को नहीं समझ पाया और जल्दबाजी में ही बोल दिया, ठीक है, जल्दी करो। वैसे अर्जुन, मैंने तुम्हारे बारे में इंटरेस्टिंग अफवाहें सुनी है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लड़के पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे इसलिए कराई है ताकि तुम मेरे करीब रह सको? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते ना? मानव ने तिरछी स्माइल करते हुए अर्जुन से कहा। क्या? हाथ बढ़ाते हुए अभी कहा, और तुरंत अर्जुन की गोद से उतर गया और अपने दोनों हाथ को अपने मुंह पर रखकर आश्चर्य से अर्जुन की तरफ देखने लगा। भाई, आपको लड़के पसंद है? मुझे तो पता ही नहीं था, अभी ने हैरानी से कहा और तुरंत वहां से भाग गया। अर्जुन और राज अभी को ऐसे घूर रहे थे जैसे कहना चाह रहे हो कि सारे फसाद की जड़ दो तुम ही हो। फिर अर्जुन मानव की तरफ मुड़कर उसे भी घूमने लगा जैसे कह रहा हो, इससे अच्छा तो तुम मेरी मदद करते ही नहीं। अभी जाकर ये झूठी अफवाह हर जगह फैला देगा। वही दूसरी तरफ मानव के घर का माहौल कुछ अलग ही था। जब से मानव गया था, अवनी बस रोए जा रही थी। जब नीरज जी को पता चला कि उनकी प्यारी राजकुमारी रो रही है, तो वो तुरंत वहां पहुंच गए और उसे दिलासा देने लगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह लिटिल अवनी को उटपटांग चीजें सीखने लगे, और यही उटपटांग चीजें लिटिल अवनी के दिमाग में कूट कूट कर भर दिए। पिछले आधे घंटे में उन्होंने पता नहीं लिटिल अवनी को क्या क्या सिखा दिया था। जो आवनी पहले रो रही थी, अब वह चुप हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था उसे भी अपने पिता की उटपटांग आइडिया अच्छा लगा हो। जब नीरज जी अवनी के रूम से बाहर निकले, तब उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव साफ नजर आ रहा था। फिर उन्होंने खुद से कहा, डेविल मानव, तुमने मुझे सुबह सुबह उठाकर पूरे 2 किलोमीटर तक दौड़ आया था ना? अब देखो मेरी राजकुमारी तुम्हें कैसे परेशान करती है। अपने पिता के रूप से जाने के बाद लिटिल अवनी तैयार हो गई अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए। शाम का वक्त 5 बज चुके थे। मानव, अर्जुन, राज और अभी ऑफिस से घर के लिए निकल चुके थे। जब चारों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा उन तीनों के पिता और डेविल मानव के प्यारे ससुर जी हॉल में बैठकर मजे से फल खा रहे थे। जैसे ही उनकी नजर उन चारों पर पड़ी, उन्होंने अपने दांत दिखा दिए। अपने पिता को ऐसी अजीब सी हरकत करता देख मानव और अर्जुन उन्हें घूर के देखने लगे। अभी और राज तो वैसे भी बददिमाग थे, इसीलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मानव और अर्जुन अच्छे से समझ गए थे कि जरूर उनके पिता ने कुछ कांड किया है। मानव, मुझे ऐसा लगता है डैड ने तुम्हारे लिए जरूर कोई बम तैयार करके रखा है, जो कुछ देर में तुम्हारे ऊपर फटने वाला है, इसलिए जरा संभल के। अर्जुन ने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। एक ससुर जी होते हैं जो दामाद के आते ही उनका आदर सत्कार करते हैं, और एक मेरे ससुर जी हैं जो बिना दिमाग के ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहते हैं और मेरे ऊपर बम फोड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। पता नहीं अपनी ये बचकानी हरकतें कब बंद करेंगे। यह कहते हुए मानव ने अपना सिर्फ नामे हिला दिया और अपने कमरे की ओर चला गया। बेचारे मानव को क्या पता उसकी गैर मौजूदगी में उसके ससुर जी ने उसकी प्यारी वाइफ के दिमाग में क्या क्या भरा था। और अर्जुन जिस बम की बात कर रहा था, वह बम तो मानव का कमरे में इंतजार कर रहा है। CA 6 सफेदी की चमकार और मेरे ससुर जी। वही दूसरी तरफ एक महल जैसे घर में पूरा घर सफेद रंग का था, यहाँ तक कि पर्दे भी सफेद रंग के थे। उस घर में जितने भी बॉडीगार्ड मौजूद थे, उनके यूनिफॉर्म भी सफेद रंग के ही थे। उस घर में एक लड़का गुस्से में पूरे हॉल के चक्कर लगा रहा था। उस लड़के की उम्र लगभग 27 से 28 साल की लग रही थी। उसने भी ऊपर से नीचे तक पूरे सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी थोड़े थोड़े सफेद रंग के करवाए थे।
हैरानी की बात तो ये थी कि वह लड़का भी दूध की तरह एकदम सफेद था। यूनो सफेदी की चमकार, शायद इस लड़के को सफेद रंग कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो खुद को समझता क्या है, उसे तो मैं अच्छे बताऊंगा कि कुणाल क्या चीज है और कुणाल से दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। और वो अर्जुन क्या कह रहा था कि वह मुझसे हर फील्ड में आगे हैं और मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ तो क्या हुआ, अगर वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है तो मैं भी उससे ज्यादा हैंडसम और गोरा हूँ, बिल्कुल दूध की तरह। वो इस मामले में तो मुझसे कभी भी बराबरी नहीं कर सकता है। अगली बार जब वह मुझसे मिलेगा ना, तब मैं भी उसके सामने अच्छे से शो ऑफ करूंगा। तब वह मेरी खूबसूरती से जल भूंजकर राख हो जाएगा। हाँ, उस लड़के ने खुद से ही गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। वहां मौजूद सभी बॉडीगार्ड को अपने बॉस की बात सुनकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, पर बेचारे अपने बॉस के सामने खुलकर हंस नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जब मानव रूम में पहुंचा तो उसे अपनी प्यारी लिटिल वाइफ कहीं नहीं नजर आ रही थी। उसकी लिटिल वाइफ को तो छोड़ो, उसे तो अपने रूम में ही कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा रूम खाली था, उस रूम में एक भी सामान मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि बेड भी गायब था। अगर कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ कमरे की 4 दीवारें। अपने रूम की ऐसी हालत देखकर मानव तो जैसे पागल ही हो गया था। वो ये सोच रहा था कि कहीं वो गलत रूम में तो नहीं आ गया है, क्योंकि जब वो सुबह ऑफिस के लिए निकला था तब तक तो उसका रूम बिल्कुल हरा भरा था। लेकिन शाम को घर वापस आते ही ऐसा क्या हो गया कि वही रूम उसके ससुर जी और प्यारी लिटिल वाइफ के दिमाग की तरह बिल्कुल खाली हो गया है। तभी मानव को याद आया कि नीचे कैसे उसके बद दिमाग ससुर जी उसे अजीब सा लुक दे रहे थे। उसे समझने में देर नहीं लगी। हो ना हो ये उन्हीं का किया धरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी प्यारी लिटिल वाइफ भी तो गायब है। मानव तुरंत हॉल की तरफ वापस आया और गुस्से से अपने खाली खोपड़ी वाले ससुर जी को घूरने लगा। डैड, मेरा रूम खाली क्यों है? मानव ने गुस्से से पूछा। जब भी मैं या कोई और तुम्हारे रूम में जाता है तो तुम ही तो कहते थे ना कि मेरा रूम खाली कर दो, मेरा रूम खाली कर दो। तो लो, मैंने तुम्हारा रूम खाली करवा दिया, नीरज जी ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा। डैड आप, मानव ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी बात को नीरज जी बीच में ही काटते हुए बोले, बेटा मुझे पता है कि तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो, लेकिन हम फैमिली है, इसलिए तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे कुछ चॉकलेट लाकर दे देना। नीरज जी ने बड़े ही गर्व से बोला, जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया हो। अपने डैड ससुर जी की बात सुनकर मानव का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अपने इस बचकाने ससुर जी को उठाकर कहीं फेंक आए, पर बेचारा ऐसा कर नहीं सकता था, इसीलिए केवल मन मार कर रह गया। लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि वह इस चीज का बदला अपने डैड से जरूर लेकर रहेगा। तभी मानव के पास किसी का कॉल आया। जब मानव ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल कठोर हो जाता है। मानव जल्दी से कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगाता है तो दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा जाता है उसे सुनकर मानव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इस वक्त वह किसी डरावने डेविल की तरह लग रहा था। मानव को इतना गुस्से में और सीरियस देखकर नीरज जी, जो अभी तक किसी बच्चे की तरह लग रहे थे, वह भी अचानक से गंभीर हो जाते हैं। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि ये वही नीरज जी है जो थोड़ी देर पहले मानव से बच्चों की तरह लड़ रहे थे। उन दोनों को इस तरह देखकर अर्जुन भी सीरियस होकर बोला, क्या उन लोगों को पकड़ लिया गया है? इस वक्त हॉल में केवल मानव, नीरज जी और अर्जुन ही मौजूद थे। राज और अभी तो पहले ही अपने रूम में चले गए थे। नीरज जी ने सीरियस होकर मानव और अर्जुन से कहा, लगता है शिकार हमारे पास खुद चलकर आया है। CH7 हाय, मेरा दामाद कितना हैंडसम है। अब तक आपने पढ़ा था कि मानव के पास किसी का कॉल आता है, उस कॉल को उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी कुछ बोलता है, जिसे सुनकर मानव को काफी गुस्सा आने लगता है और उसका चेहरा बिल्कुल कठोर हो जाता है। मानव को इतना गुस्सा और सीरियस देखकर नीरज जी, जो अभी किसी बच्चे की तरह लग रहे थे, वह भी अचानक से गंभीर हो जाते हैं। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि ये वही नीरज जी है जो थोड़ी देर पहले मानव से बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे।
उन दोनों को सीरियस देखकर अर्जुन भी सीरियस हो जाता है और मानव से पूछता है, क्या उन लोगों को पकड़ लिया गया है? इस वक्त हॉल में केवल मानव, नीरज जी और अर्जुन ही मौजूद थे, क्योंकि राज और अभी पहले ही अपने कमरे में जा चुके थे। नीरज जी ने सीरियस होकर मानव और अर्जुन से कहा, लगता है शिकार हमारे पास खुद चल कर आया है। अब आप आगे पढ़ेंगे। ऋषि का घर। ऋषि, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अवनी को हुआ क्या है। वो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? नैना, ऋषि, क्या तुम उस बेवकूफ अवनी को लेकर बैठ गए हो? वैसे भी हो वो एक नंबर की बेवकूफी है, उसके पास तो खुद का दिमाग भी नहीं है कि वो समझ सके कि क्या गलत है और क्या सही। ऋषि, नैना, ऐसी बात नहीं है। आज तक हमने अवनी की मासूमियत और भोलेपन का फायदा उठाया है और उसे मानव के खिलाफ हमेशा भड़का के ही रखा है, ताकि वो हमेशा मानव से नफरत करें। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों अवनी की आंखों में मानव के लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं दिखी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मानव को पसंद करने लगी हूँ? अगर ऐसा हुआ तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, ऋषि ने नैनो को समझाते हुए कहा। नीलम जी, नैना की माँ। ऋषि, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अवनी कभी भी मानव को पसंद नहीं करेगी। अगर गलती से कर भी लिया तो हम उसे जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसकी डोज बढ़ा देंगे और उसके सामने 2-4 आंसू बहा देंगे, फिर देखना कैसे वो हमारे कंट्रोल में वापस आ जाएगी। फिर ऋषि की तरफ देखते हुए नीलम जी बोली, ऋषि बेटा, तुम्हें कैसे भी करके अवनी को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और मानव उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वह एक बहुत ही बुरा इंसान है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो मानव बहुत बुरा और क्रूर इंसान है, किसी को भी अवनी को छूने तक नहीं देता। छूना तो दूर की बात, उसके आसपास भी भटकने नहीं देता। अगर अवनी ना होती तो अब तक शायद मैं भी जिंदा ना होता। मुझे आज भी याद है वो रात जब मानव ने उन सबको इतनी बेरमी से मार डाला था, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन सब ने अवनी को हवस भरी नजरों से देखा था। ऋषि ने नैना की माँ को देखते हुए कहा। नैना अपनी माँ और ऋषि को अवनी के बारे में बात करता सुन गुस्से में आ जाती है और गुस्से से ऋषि से कहती है, ऋषि, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। ये बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नाटक के चक्कर में तुम सच में उस बददिमाग और बेवकूफ लड़की से प्यार कर बैठे। नैना इतना कहते ही गुस्से में पैर भटकते हुए वहां से चली गई। नैना, ऋषि ने पीछे से नैनो को पुकारा और वह भी उसके पीछे चला गया। वही दूसरी तरफ एक लड़का अपने कमरे के सोफे पर फेस मास्क लगाकर लेटा हुआ था और साथ में चिप्स भी खा रहा था। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को उसने परेशान कर रखा था। ये फेस मास्क अच्छा तो है ना, इसके लगाने के बाद मैं और सुंदर तो हो जाऊंगा ना? उस लड़के ने अपने पास में मौजूद लड़की से पूछा। जी कुणाल सर, ये फेस मास्क बहुत ही यूजफुल है, इसको लगाने से आपकी स्किन और ग्लो करने लगेगी। उस लड़की ने कुणाल के बात का जवाब दिया। जी हाँ, यह और कोई नहीं कुणाल ही है, जिसके अंदर और ज्यादा सुंदर और गोरे होने का भूत सवार है, क्योंकि उसे अर्जुन के सामने अपनी खूबसूरती का शो ऑफ जो करना है, ताकि अर्जुन उसकी खूबसूरती से जल भूंजकर राख हो जाए। कुणाल, इस फेस मास्क लगाने से मैं और गोरा तो हो जाऊंगा ना? यस सर, उस लड़की ने परेशान होकर जवाब दिया। बेचारी परेशान हो भी क्यों ना कुणाल उनसे ये सवाल पिछले 1 घंटे में लगभग 50 बार पूछ चुका था। उस लड़की ने अपने मन में सोचा, हाँ सर, आप गोरे होने की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरा का पूरा पांडा ही बना दूंगी। कब से बस परेशान करके रख रखा है, इतना ही गोरा होने का भूत सवार है तो वेनिस और घड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते, बद दिमाग इंसान कहीं का। वही दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक खंडहर जैसी हवेली थी, लेकिन वो हवेली कोई आम हवेली नहीं थी। वो खंडहर हवेली बाहर से जिसने डरावनी और खंडहर लग रही थी, अंदर से वो उतनी ही शानदार और खूबसूरत है। तभी उस खंडहर हवेली के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से 4 लोग बाहर आए। उन चारों ने ही काले रंग के कपड़े पहने हुए थे।
उन चारों में से केवल 3 ही लोग गुस्से में और सीरियस लग रहे थे। तभी उन तीनों के कानों में एक आवाज पड़ी, हाय, मेरा दामाद इन काले कपड़ों में और गुस्से में कितना हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल किसी डेविल की तरह। मुझे आज खुद पर ही बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने अपनी लिटिल राजकुमारी के लिए इतना हैंडसम और खूबसूरत इंसान चुना है। उस बुजुर्ग आदमी ने खुद पर इतराते हुए कहा। बाकी के 3 आदमी जो अभी तक गुस्से में थे और सीरियस लग रहे थे, वो उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर शॉक है। आखिर कौन है ये चारों आदमी? CH8 मानव है लिटिल अवनी के लिए पागल। अब तक आपने पढ़ा, जंगल के अंदर एक खंडहर जैसी हवेली थी, लेकिन वो हवेली कोई आम हवेली नहीं थी। वो खंडहर हवेली बाहर से जितनी डरावनी और खंडहर लग रही थी, अंदर से वो उतनी ही शानदार थी। तभी वहां एक कार आकर रुकी। उस कार से 4 लोग बाहर आए। उन चारों ने ही काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उन चारों में से केवल 3 ही लोग सीरियस लग रहे थे। हाय, मेरा दामाद इन काले कपड़ों में कितना हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल किसी डेविल की तरह। मुझे खुद पर बहुत गर्व है कि मैंने अपने लिटिल राजकुमारी के लिए इतना हैंडसम लड़का चुना है, एक बुजुर्ग आदमी ने खुद पर इतराते हुए कहा। वह तीनों आदमी जो अभी तक गुस्से में थे और सीरियस लग रहे थे, उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर चौंक गए। अब आप आगे पढ़ेंगे। मानव ने गुस्से से नीरज जी को घूर कर देखा, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये चारों कोई और नहीं बल्कि मानव, नीरज जी, अर्जुन और मानव का पर्सनल असिस्टेंट आरव है। आरव मानव के साथ हर वक्त रहता है, या यूं कहे तो मानव का राइट हैंड है। मानव के इस तरह घूरने से नीरज जी को अंदर से थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन वह अपना डर किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बात को पलटते हुए कहा, भूलो मत हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। इतना कहते ही वह बिना किसी पर ध्यान दिए तुरंत उस हवेली के अंदर चले गए हैं। उनके जाने के बाद अर्जुन, मानव और आरव भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर एक कमरे में 2 लोगों को बांध के रखा गया था। उन दोनों आदमियों की हालत बहुत खराब लग रही थी। शायद उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था। तभी उस कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और अचानक दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही 4 काले कपड़े पहने हुए आदमी अंदर आए। ये चारों कोई और नहीं मानव, आरव, अर्जुन और नीरज जी थे। तभी जिन 2 आदमियों को बांधा गया था, उनमें से एक आदमी ने चिल्लाते हुए उन चारों से कहा, कौन हो तुम लोग और इस तरह से क्यों हमें पकड़ कर रखा है? खोलो हमें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। उस आदमी की बात सुनकर मानव, जो पहले से ही गुस्से में था, उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मानव धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाने लगता है और साथ ही उसके चेहरे पर इस वक्त एक खतरनाक मुस्कुराहट भी थी। इस वक्त मानव किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। ऊपर से उसकी वह स्माइल जो उसे और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। मानव सीधा उस आदमी के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और दोनों आदमियों को गुस्से से घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर बोला, किसने तुम लोगों को भेजा है? मानव का ये सवाल सुनकर वो दोनों आदमी हंसने लगते हैं। उनको ऐसे हंसते देख मानव ने तुरंत अपनी गन निकाली और अगले ही पल उन दोनों में से एक आदमी के पैर पर शूट कर दिया। अगले पल उस आदमी की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मानव राजवंश को एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। जो सवाल किया है उसका सीधा सीधा जवाब दो। मानव की आवाज इस वक्त इतनी डरावनी लग रही थी कि उन दोनों आदमियों के साथ साथ नीरज जी, आरव और अर्जुन भी अंदर तक हिल गए। वो तीनों बस एक साइड खड़े होकर ये सब ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मूवी चल रही हो। मानव की इतनी डरावनी आवाज सुनकर वह दोनों आदमी ने डरते हुए कहा, हमें सिंघानिया ने भेजा है पूरी सिन्हा फैमिली पर नजर रखने के लिए, खासकर मिस्टर नीरज सिंह की बेटी पर, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया को उनकी बेटी चाहिए। इसलिए हम पिछले 2 हफ्तों से सिंह फैमिली पर नजर रख रहे थे ताकि मौका मिलते ही हम उस लड़की को किडनैप कर सके। अपनी प्यारी लिटिल वाइफ के बारे में ये सुनते ही कि कोई उसे किडनैप करना चाहता है और उससे दूर करना चाहता है, यह सब सोचते ही मानव के आंखों में जैसे खून उतर आया हो। मानव ने गुस्से से अपने गन की सारी गोलियां उस आदमी के भेजे में उतार दिए। अपने दूसरे साथी की ऐसी हालत देखकर
पहला वाला आदमी डर से भीख मांगने लगा, प्लीज मुझे जाने दो, तुमने जो पूछा था मैंने तुम्हें बता दिया है, प्लीज अब मुझे छोड़ दो। उस आदमी को ऐसी हालत में देखकर मानव जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपने डरावनी आवाज में बोला, आज तक जिस किसी ने भी मेरी बीवी की परछाई तक को देखने की हिम्मत की है, मैंने हर उस इंसान को इस दुनिया से ही मिटा दिया। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मेरी अवनी सिर्फ मेरी है, उसे देखने का, उसे छूने का और उसके साथ रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि अवनी मानव राजवंश सिर्फ और सिर्फ मानव राजवंश की है। वह सिर्फ मेरा जुनून, मेरा प्यार ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी भी है। मैं हर उस इंसान को मौत के घाट उतार दूंगा जो मुझे मेरी अवनी से दूर करने की कोशिश करेगा। ये सब बोलते वक्त मानव किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। नीरज जी और आरव को ये तो पता था कि मानव अवनी से कितना प्यार करता है, बस वह अपना प्यार जता नहीं पाता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मानव अवनी के लिए इतना पागल होगा। वह दोनों मानव का ये रूप देखकर हैरान थे। लेकिन अर्जुन अभी भी नॉर्मल था, क्योंकि वह मानव को अच्छे से जानता था कि मानव अवनी के लिए कितना पागल है। बस आज तक उसने अपने पागलपन को अपने अंदर ही दबाकर रखा था, क्योंकि मानव नहीं चाहता था कि उसका यह रूप देखकर उसकी प्यारी लिटिल वाइफ उससे डरने लग जाए और उससे दूर चली जाए। इसलिए वो अवनी के सामने बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हस्बैंड बनकर रहता है। मानव ने हर उस इंसान को मौत के घाट उतारा है जिसने भी अवनी के ऊपर नजर डालने की कोशिश भी की थी। लेकिन इकलौता ऋषि ही है जो अभी तक जिंदा है, क्योंकि ऋषि ने अवनी के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे मानव के खिलाफ एक हथियार बनाया हुआ है, नहीं तो मानव ने कब का उसे भी यमराज जी के दर्शन करा दिया होता। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में मानव की आवाज पड़ी, जिससे वह अपनी सोच से बाहर आया। मानव ने आरव की तरफ घूर के देखा तो आरव को समझते देर नहीं लगी कि उसका डेविल बॉस क्या चाहता है। आरव तुरंत ही उस रूम से चला गया और लगभग 5 मिनट बाद वापस आया। लेकिन वो अकेला नहीं था, उस वक्त उसके साथ लकी भी था। लकी मानव का पालतू व्हाइट टाइगर था। लकी रूम में आते ही मानव के पास जाकर खड़ा हो गया और मानव को घूमने लगा, जैसे पूछ रहा हो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मानव ने जैसे उसकी मन की बात पढ़ ली हो। उसने लकी को देखते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए किसी को लेकर आया हूँ जो तुम्हारे साथ खेलेगा और तुम्हारा मनोरंजन भी करेगा। तुम जितनी देर चाहो इस आदमी के साथ खेल सकते हो। इतना कहने के बाद मानव खड़ा हुआ और उस कमरे से बाहर निकल गया। मानव के निकलते ही नीरज जी, आरव और अर्जुन भी उस कमरे से निकल गए, लेकिन उन्हें अपने कानों में किसी के चिल्लाने और लकी के दहाड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये राक्षस और निर्दयी इंसान मेरी बेटी का पति है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मेरी फूल सी बच्ची, मेरी लिटिल और प्यारी खूबसूरत राजकुमारी का क्या होगा? नीरज जी ने बड़ा ही दुख जताते हुए कहा, जैसे उन्हें मानव के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ओहो, लेकिन थोड़ी देर पहले तो शायद कोई गर्व से कह रहा था कि यही हैंडसम डेविल और निर्दयी इंसान उसका दामाद है। नीरज जी क्रूर हो या डेविल, मैंने तो अपनी राजकुमारी की शादी इससे सिर्फ इसलिए ही कराई थी क्योंकि ये डेविल काफी हैंडसम है, नहीं तो मैं इसे अपनी राजकुमारी के आसपास भी भटकने नहीं देता। ओह, तो ऐसा है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई। तीनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो डर से कांप गए। उनके तो ठंडे पसीने ही छूटने लगे थे। CH9 होने वाली बहू। जब नीरज जी, अर्जुन और अरब ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई और नहीं बल्कि मानव ही खड़ा था, जो उन तीनों को गुस्से से घूर रहा था। मानव के इस तरह घूरने से उन तीनों की जान जैसे हलक में ही आ गई थी। आरव ने मानव को देखते हुए अपनी हकलाती हुई आवाज में बोला, वह बॉस, आप यहाँ? आप तो चले गए थे ना? क्यों, क्या अब मुझे जहाँ जाना होगा तुमसे पूछकर जाना होगा? मानव ने आरव हो घूरते हुए कहा। आगे मानव ने बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा नीरज जी के पास जाकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, क्या कहा आपने? आप मेरी बीवी को मुझसे अलग कर देंगे? मुझे लगता है तुमने हमारी बात ठीक से सुनी नहीं है। रुको, मैं फिर से बोलता हूँ कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि अगर तुम हैंडसम नहीं होते
तो मैं तुम्हारी शादी कभी भी अपने लिटिल राजकुमारी से नहीं करता, नीरज जी ने मानव को करेक्ट करते हुए कहा। अरब ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे हैंडसम और सुंदर लोग ही पसंद है, इसलिए मैंने इस डेविल को चुना है, नीरज जी ने एक आंख विंक करके कहा। अर्जुन और आरव ने एक साथ कहा, क्या? लेकिन शादी तो लिटिल अवनी को करनी थी, तो मानव आपको पसंद है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है डैड? अर्जुन ने तुरंत अपने डेट से पूछा। क्यों नहीं फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है क्योंकि लिटिल अवनी मेरी बेटी है और मुझे हैंडसम और सुंदर लोग ही पसंद है, उसी तरह मेरी लिटिल अवनी को भी केवल हैंडसम और सुंदर लोग ही पसंद है। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपनी खूबसूरती का खास ध्यान रखो, ताकि मैं आगे भी तुम्हें ऐसे ही पसंद करता रहूं, ताकि तुम मेरे लिटिल राजकुमारी के साथ रह सकूं, नीरज जी ने मानव को घूरते हुए कहा। मानव अपने ससुर जी की बातों से इरिटेट हो चुका था और अपने दांत पीसते हुए बोला, डैड, मैं आपके लिए हैंडसम और सुंदर क्यों बनूं? मैं केवल मेरी लिटिल वाइफ के लिए ही हैंडसम बनूंगा, समझे आप? मैं मेरी वाइफ के लिए ही हैंडसम बनूंगा हूँ, नीरज जी ने मानव की नकल उतारते हुए कहा। उनकी इस हरकत पर आरव और अर्जुन की हंसी छूट गई। बड़े आए हैंडसम बनने वाले, अपनी खूबसूरती का घमंड मुझे तब दिखाना जब तुम मेरी लिटिल राजकुमारी को पटा लेना। देखा नहीं कैसे पिछले 1 महीने से तुमसे दूर भाग रही थी, भले ही आज तुमसे चिपक रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह तुमसे प्यार करने लगी है। जरा अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करो और मेरी लिटिल राजकुमारी को अपने प्यार के जाल में फंसाएं, और साथ में मुझे भी खुश रखो, ताकि मैं भी तुमसे खुश रह सकूं, तभी तो तुम हमेशा मेरे दामाद के पोस्ट पर रह सकोगे। जस्ट शट अप, मानव ने गुस्से से कहा। वो अब और बकवास नहीं सुन सकता था। वैसे गुस्सा करते वक्त तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो, स्वीटू, नीरज जी ने मानव के गाल खींचते हुए बड़े ही बेशर्मी से कहा। मानव, अपने ये बकवास बंद करिए और दोबारा से मुझे ये स्वीटू मत कहिए और हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी बीवी ही छू सकती है। नीरज जी, हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी लिटिल राजकुमारी तुम्हें बेड से उठने ही ना देती हो। जो बोल रहे हो, कोई मुझे छू नहीं सकता। नीरज जी की बेशर्मी को देखकर अर्जुन और आरव शॉक थे। उन्होंने मानव पर एक नजर डाली, जो गुस्से से पागल हो रहा था। बात को संभालने के लिए अर्जुन ने मानव से कहा, मानव, लिटिल अवनी पहले की ही तरह अब तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रही है, यही अच्छा समय है, जाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि वह तुम्हें पहले की तरह ही प्यार करने लगे और भरोसा करने लगे। नहीं तो क्या पता वह ऋषि फिर से अवनी को अपना हथियार बना ले और तुम्हारे खिलाफ और भड़का दे। अवनी सिर्फ मेरी है, मैं कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आज से नहीं, बचपन से मैं उसे चाहता हूँ और कोई भी मेरे प्यार को मुझसे नहीं छीन सकता, वह ऋषि भी नहीं उसके लिए। फिर मुझे चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े, मैं अवनी को खुद से दोबारा प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा कि वह कभी चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाएगी और ना ही कोई भी उसके दिमाग से मुझे निकाल पाएगा। मानव ये सब कहते हुए किसी पागल आशिक से कम नहीं लग रहा था। दामाद जी, डायलॉग तो सही बोलो, बचपन से नहीं, तुम मेरी लिटिल अवनी से तब से प्यार करते हो जब वह अपनी माँ की कोख में थी, नीरज जी ने मानव की बात को करेक्ट करते हुए कहा। उन्होंने फिर आगे कहा, मानव, जल्दी से आओ और मेरी लिटिल राजकुमारी को खुश करो, वह पक्का तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही होगी, जल्दी जाओ ताकि मेरा एंटरटेनमेंट हो सके। अपने डैड की ये बात सुनकर मानव और अर्जुन को यकीन हो गया था कि इन्होंने पक्का लिटिल अवनी के दिमाग में कुछ उल जलूल बातें भरी होंगी, जो कि घर जाकर ही पता चलेगा। इसलिए सभी घर की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ सिनेमेशन में मानव का रूम। इस वक्त मानव के रूम में लिटिल अवनी के साथ साथ कई सारे लोग भी मौजूद थे और हमारी प्यारी लिटिल अवनी उन्हें आर्डर दे रही थी कि रूम को कैसे सजाना है। लिटिल अवनी ने बेचारे मानव के रूम का तो पूरा हुलिया ही बदल डाला है। पूरा रूम किसी बच्चे के रूम से कम नहीं लग रहा था। पूरे रूम में टॉयज रखे हुए थे। रूम की दीवार पिंक कलर की थी। दीवारों पर टॉम एंड जेरी की पोस्टर लगे हुए थे। यहाँ तक कि बेडशीट में भी डोरेमोन बना हुआ था। बेचारा मानव जब अपने कमरे को देखेगा तो उसे पक्का हार्ट अटैक ही आ जाएगा। डेडा ने कितना अच्छा प्लान बनाया था, आज हम भी तो मुझसे खुश हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मैंने हब्बी के लिए जो गिफ्ट तैयार करवाया था वह आया
क्यों नहीं, कोई बात नहीं, पहले हब्बी तो आ जाए, फिर जो डैडी ने जो मुझे करने को कहा था वह करूंगी। लिटिल अवनी इतना कह के उछलते हुए रूम से बाहर आ गई। अब पता नहीं लिटिल अवनी को उसके डैडी ने क्या करने को कहा था। ऋषि का घर, ऋषि के घर का माहौल कुछ खास अच्छा नहीं था। इस वक्त ऋषि गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि मानव भले ही अभी अवनी के कारण उसे मार नहीं सकता था, लेकिन मानव ने फिर भी ऋषि की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ा था। आज दोपहर को ही मानव ने एक गुंडे भिजवाकर ऋषि के घर की ऐसी की तैसी करवा दिया था। इस वक्त ऋषि का घर किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। उस मानव को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऋषि ने कोसते हुए मानव को कहा। नीलम जी, शांत हो जाओ। ऋषि, हमें तो शुक्र बनाना चाहिए कि इस बेवकूफ लड़की के कारण उसने हमें मारा नहीं है, इसलिए कुछ भी करो, लेकिन उस अवनी को हमें अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि मानव सिर्फ अग्नि के सामने ही झुकता है और उसके लिए ही पागल है, और यह पागलपन जब अपनी पैदा भी नहीं हुई थी तब से है। नैना ने अपनी माँ को बीच में ही काटते हुए पूछा, अवनी के पैदा होने से पहले ही मानव उसके लिए पागल था, यह कैसे हो सकता है? ऋषि, मॉम, भला कोई इंसान किसी के पैदा होने से पहले ही कैसे उससे प्यार कर सकता है? क्या आप हमसे मजाक कर रही हैं? ये इम्पॉसिबल है। मॉम, अगर ऐसा है भी तो आपको ये सब कैसे पता है? प्लीज बताइए ना मॉम, हमें भी जानना है। नीलम जी, क्या सच में तुम लोग जानना चाहते हो? ऋषि और नैना ने एक साथ कहा। यस मॉम, प्लीज बताइए ना। नीलम जी किसी गहरी सोच में जाते हुए मानव के बारे में नैना और ऋषि को बताना शुरू करती हैं। मैं और मानव की माँ और अवनी की माँ काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस वक्त मानव सिर्फ 9 साल का ही था। फ्लैशबैक। एक बड़े से घर में 3 औरतें बैठी हुई थी। उन तीनों में से एक औरत प्रेग्नेंट थी। उस औरत को देखकर लग रहा था कि शायद उसकी प्रेगनेंसी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। वह प्रेग्नेंट औरत कोई और नहीं, नीता जी ही है, अवनी की माँ। उनके सामने जो 2 औरतें बैठी हुई हैं वह नीलम जी है और बेला जी है, मानव की माँ। नीता, मैं तो अब इस बच्चे के आने का इंतजार ही नहीं कर पा रही हूँ, बेला जी ने चहकते हुए कहा। और मैं भी, नीलम जी ने भी बेला जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। नीता जी हंसते हुए, प्रेग्नेंट में हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा खुश तो तुम लोग लग रही हो। बेला जी, खुश क्यों ना हो, आखिरकार मेरी होने वाली बहू जो इस दुनिया में आने वाली है। मैंने तो सोच लिया है, अगर मेरे घर की बहू कोई बनेगी तो वह इस दुनिया में आने वाली हमारी नन्ही परी ही होगी। तुम ये कैसे कह सकती हो कि लड़का नहीं लड़की होगी, जबकि अभी तक तो वह इस दुनिया में आया ही नहीं है। और अगर लड़का हुआ तो क्या तब भी तुम मानव की शादी उससे कराओगी? नीलम जी ने मजाक करते हुए कहा। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई। किसकी शादी मॉम? ये बच्चा कोई और नहीं, मानव ही था। मानव, इधर आओ, मुझे तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी से मिलाना है, बेला जी ने मजाक करते हुए कहा। लेकिन उन्हें क्या पता था आगे चलकर यही मानव अपनी बीवी के लिए कितना पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होने वाला है। अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत लिटिल मानव अपनी माँ के पास गया। मानव का हाथ पकड़ते हुए मानव की माँ बेला जी ने कहा, बेटा, ये जो तुम्हारी नीता मॉम है, तुम इनसे बहुत प्यार करते हो ना? और क्या तुम चाहते हो ये हमेशा तुम्हारे पास रहे और तुम इनको मॉम कह सको? अपनी माँ की बात सुनकर खुश होते हुए लिटिल मानव ने कहा, यस मॉम, मैं चाहता हूँ कि नीता मॉम हमेशा मेरे साथ रहे और मैं उन्हें बहुत पसंद भी करता हूँ। लेकिन मुझे बताइए ना, मैंने नीता मॉम के साथ हमेशा कैसे रह सकता हूँ? मानव जितना प्यार अपनी माँ से करता था उससे कहीं ज्यादा प्यार हो अपनी नीता माँ से करता है। वह नेताजी को भी बचपन से ही माँ ही कहकर पुकारता है। बेटा, अगर तुम नीता मॉम के होने वाली बेबी गर्ल से शादी कर लो तो तुम हमेशा अपनी नीता मॉम के पास रह सकते हो। अपनी मॉम की बात सुनकर लिटिल मानव ने मासूमियत से कहा, शादी? हाँ बेबी, शादी नीता मॉम का होने वाली बेबी गर्ल ही तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होगी। तुम्हें हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना है और खुश रखना है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना है, और वही तुम्हारा इकलौता प्यार और बीवी होनी चाहिए। बताओ, क्या तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करोगे? याद रखना, खुद से भी ज्यादा तुम्हें अपने लिटिल वाइफ का ध्यान रखना है, बेला जी ने मजाक करते हुए अपने प्यारे बेटे मानव से कहा। नेताजी, लिटिल मानव, बताओ, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे?
और मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करोगे और खुद से भी ज्यादा प्यार करोगे। अगर तुम ऐसा करने को तैयार हो तो मैं हमेशा तुम्हारी मॉम बनकर तुम्हारे साथ रह सकूंगी। लिटिल मानव ने नेताजी के पेट पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा, क्या ये लिटिल मानव की होने वाली लिटिल वाइफ है? हाँ बिल्कुल, बानी जी ने कहा। शुरू से लेकर अंत तक लिटिल मानव अपनी दोनों माँ की बातें बड़े ही ध्यान और सीरियस होकर सुन रहा था। उसके ऐसे सीरियस चेहरे को देखकर नेताजी और बेला जी जोर जोर से हंसने लगी। वह दोनों तो बस लिटिल मानव से मजाक कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि लिटिल मानव अपनी दोनों माँ की कही हुई बातों को कितना सीरियस ले रहा था। मानव के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि होने वाली बेबी गर्ल ही उसकी फ्यूचर लिटिल वाइफ है और हमेशा मानव को उसे प्रोटेक्ट करना है और खुद से भी ज्यादा चाहना है। नीलम जी ने बेला और नेताजी से कहा, तुम दोनों ये क्या कह रही हो? क्या तुम लोग सच में मानव की शादी इस होने वाली बेबी से करोगे, जो इस दुनिया में आया ही नहीं है? मानव अभी 9 साल का है। जब तुम्हारी बेटी 1 साल की होगी तब मानव 10 साल का होगा, यानी कि मानव पूरे 9 साल बड़ा होगा। इस बेबी गर्ल से बेला, तुम अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कराओगी जो उससे 9 साल बड़ा हो। और नीलम जी ने इतना ही कहा था कि लिटिल मानव, मैं उनकी तरफ गुस्से से देखा जैसे कह रहा हूँ, खबरदार जो मेरी फ्यूचर लिटिल वाइफ के बारे में कुछ कहा भी तो। एक पल के लिए तो नीलम जी भी मानव की गुस्से से भरी नजरों से डर गई थी। फिर मानव में सीरियस होकर नीता जी से कहा, नीता मोम, जब तक मेरी फ्यूचर लिटिल वाइफ इस दुनिया में नहीं आ जाती, प्लीज आप उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब तक वह इस दुनिया में आ जाएगी तब मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा और उसे प्रोटेक्ट भी करूंगा, लेकिन तब तक मेरी लिटिल वाइफ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद लिटिल मानव वहां से तुरंत चला गया। मानव की बात सुनकर तीनों औरतें हैरान थीं। वक्त बीतता जा रहा था। फिर आखिरकार नीता जी के डिलीवरी का दिन आ ही गया था। नीता जी ने एक प्यारी सी लिटिल बेबी गर्ल को जन्म दिया था, लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि लिटिल मानव अपने फ्यूचर लिटिल वाइफ को गोद में लिए खड़ा था, लेकिन वह किसी को भी उसे छूने तक नहीं दे रहा था, चाहे फिर वह लिटिल बेबी की मम्मी पापा ही क्यों ना हो। वक्त बीतता जा रहा था और मानव खुद ही अपने फ्यूचर लिटिल वाइफ यानी अवनी का ध्यान खुद ही रखता था। जैसे जैसे मानव बड़ा हो रहा था, अवनी के लिए उसकी पोजेसिवनेस और पागलपन बढ़ता जा रहा था, और आज मानव अवनी के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव और पागल हो चुका है। प्रेजेंट टाइम। अवनी के आसपास जो भी लड़के होते थे, मानव उन्हें रातों रात गायब करवा देता था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि जब मानव बिजनेस के सिलसिले में देश से बाहर गया था तब तुम अवनी से मिले थे, और मानव के वापस आने तक तुमने अपनी को अपने कंट्रोल में कर लिया था और अपने ढाल बना ली थी, नहीं तो अब तक तुम भी जिंदा नहीं होते। नीलम जी ने ऋषि की तरफ देखते हुए कहा। नैना ने हैरानी से कहा, मानव ने तो बचपन में अपनी माँ के मजाक को इतना सीरियस ले लिया था कि उसने सच में ही अवनी से शादी कर ली। ऋषि, ये मानव तो सच में पागल ही है जो अपनी माँ के मजाक को भी सीरियस ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना अवनी को उससे दूर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मानव और नीरज जी, अर्जुन तीनों घर पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक लिटिल अवनी ने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। मानव को सरप्राइज देने के लिए बस अगर इंतजार था तो सिर्फ मानव के आने का। कार जब घर के बाहर रुकी तो मानव तुरंत कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगा, लेकिन उसे पीछे से आवाज लगाते हुए नीरज जी ने डेविल स्माइल करते हुए मानव से कहा, डेविल मानव, ऑल द बेस्ट, उम्मीद है तुम्हारी रात अच्छे से कटेगी। लेकिन मानव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे की ओर चल दिया। जब अर्जुन ने अपने डैड को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि पक्का उसके डैड ने फिर से कुछ कांड किया है जिसका बिल मानव के सर पर फटने वाला है। अर्जुन ने अपने डैड की हरकतों पर अपना सिर नामे हिलाया और वह भी अपने कमरे की ओर चला गया। उधर जब मानव अपने कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे का डोर ओपन कर दिया। जब मानव की नजर अपने रूम पर पड़ी वह तो सदमे से पागल ही हो गया था। तभी उसे रूम के अंदर अवनी नजर आई जो उसकी तरफ ही आ रही थी। अवनी ने मानव के पास आकर कुछ ऐसा बोला
जिसे सुनकर मानव को तो 440 वोल्ट का झटका ही लग गया था और उसके ठंडे पसीने छूटने लगे। CH10 बच्चे से अनजान। अब तक आपने पढ़ा। मानव, नीरज जी और अर्जुन तीनों घर वापस आ जाते हैं। गाड़ी के रुकते ही मानव तुरंत कार से उतरकर जाने लगा, लेकिन उसे पीछे से आवाज लगाते हुए नीरज जी ने डेविल स्माइल करते हुए मानव से कहा, डेविल मानव, ऑल द बेस्ट, उम्मीद है तुम्हारी रात अच्छे से कटे। लेकिन मानव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे की ओर चल दिया। जब अर्जुन ने अपने डैड को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसे समझते देर नहीं लगेगी, पक्का इन्होंने फिर से मानव के खिलाफ कुछ कांड किया है। अर्जुन अपनी डैड की हकथुपर में सिर हिलाया और फिर वह भी अपने कमरे की ओर चला गया। मानव जब अपने कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे का डोर ओपन कर दिया। जब मानव की नजर अपने रूम पर पड़ी तो वो सदमे से पागल ही हो गया था। तभी उसे रूम के अंदर से अवनी आते हुई नजर आई। अवनी ने आते ही मानव से कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर मानव को तो 440 वोल्ट का झटका ही लग गया था। उसके तो ठंडे पसीने छूट गया। अब आप आगे पढ़ेंगे। मानव जब अपने कमरे में दाखिल होता है तो बेचारे को तो सदमा ही लग जाता है, क्योंकि उसका पूरा रूम किसी छोटे बच्चे के रूम से कम नहीं लग रहा था। जहां मानव का रूम पहले ब्लैक एंड व्हाइट थीम में था, वहीं आज मानव का रूम पिंक और स्काई ब्लू कलर में था। मानव को तो लग रहा था जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूं। पूरे रूम में टॉय रखे हुए थे, दीवारों पर टॉम एंड जेरी की तस्वीरें थी, बेडशीट पर डोरेमोन बना हुआ था। मानव को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका रूम है। तभी उसकी नजर अवनी पर पड़ती है, जिसने इस वक्त रेड कलर की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उस ड्रेस पर डोरेमोन बना हुआ था। लिटिल अवनी उस नाइट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लंबे कमर तक काले बाल, दूध जैसे गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें। उसने अपने बालों में बटरफ्लाई की शेप की क्लिप लगाई हुई थी। कुल मिलाकर लिटिल अवनी किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। डेविल मानव तो अपनी प्यारी लिटिल वाइफ को देखकर मदहोश होने लगा था। उसके दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रही थी। अवनी भागते हुए मानव के पास आई और उसके गले लग गई। फिर मानव के होठों पर बेबी किस करते हुए बोली, हबी आप इतनी लेट क्यों आए हो? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। फिर लिटिल अवनी खुश होकर चहते हुए बोली, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप आ गए हो ना, तो अब मैं आपको सरप्राइज दूंगी। लेकिन आप मुझसे मत पूछिएगा कि मैंने अचानक से आपके लिए सरप्राइज क्यों प्लान किया है, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको सरप्राइज देने का आइडिया डैडी ने दिया था और डैडी ने मुझे मना किया था कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं, खासकर आपको। हब्बी, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना कि मैं अपने और डैडी का सीक्रेट आपको नहीं बता रही हूँ। डेविल मानव को इस वक्त अपनी प्यारी लिटिल वाइफ की मासूमियत पर बहुत ही प्यार आ रहा था। डेविल मानव इस वक्त ये सोच रहा था कि उसकी लिटिल वाइफ कितनी मासूम और प्यारी है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को दुनिया की बुराइयों से दूर रखना चाहता था। मानव का बस चलता तो वो लिटिल अवनी को अपनी जेब में रखकर घूमता। मानव को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर लिटिल अवनी उसे हिलाती हुई बोली, हबी बोलो ना, आप मुझसे नाराज तो नहीं होना? मानव अपना एक हाथ अवनी के बालों पर रखकर सहलाता है और फिर बड़े ही प्यार से बोलता है, नहीं, मैं मेरी लिटिल बेबी से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी इधर उधर देखने लगती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। जब मानव ने लिटिल अवनी को कुछ ढूंढते हुए देखा तो वह उससे पूछता है, बेबी तुम क्या ढूंढ रही हो? तो लिटिल अपनी बड़ी ही मासूमियत से जवाब देती है, हब्बी अभी आपने कहा लिटिल बेबी, तो मैं वही ढूंढ रही थी। कहाँ लिटिल बेबी? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके पास एक लिटिल बेबी है, मुझे भी उसके साथ खेलना है। पक्का मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगी और अपने सारे टॉय चॉकलेट्स भी उसके साथ शेयर करूंगी। अपने लिटिल वाइफ की बात सुनकर मानव का मन कर रहा था कि वो अपना सिर कहीं दीवार पर मार ले जाकर, कि तभी मानव को लिटिल अवनी की रोने की आवाज आती है। मानव ने जब अपनी लिटिल वाइफ को रोते हुए देखा तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो रो क्यों रही है, इसलिए उसने लिटिल अवनी को गले लगाते हुए कहा, बेबी शांत हो जाओ, रो नहीं, मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या परेशान किया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन लिटिल अवनी तो बस रोए जा रही थी।
लिटिल अवनी के आंसू को देखकर डेविल मानव घबरा जाता है और उसे एक बच्चे की तरह पैम्पर करने लगता है। जब मानव ने देखा उसकी प्यारी लिटिल वाइफ चुप हो गई है तो उसने फिर से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बेबी बता मुझे। लिटिल अवनी ने सिसकियां भरते हुए कहा, हब्बी आपके पास कोई बेबी है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और मुझे उसके साथ खेलने भी नहीं दिया। लेकिन डैडी ने तो सुबह मुझसे कहा था कि हम दोनों साथ मिलकर बेबी लेकर आएंगे, जो बिल्कुल आपकी और लिटिल अवनी की तरह होगा, और मुझे मम्मा भी बोलेगा, मेरे साथ खेलेगा भी। लेकिन आप तो अकेले ही बेबी ले आए और मुझे उसके साथ खेलने भी नहीं दे रहे हो। इतना कहकर अवनी फिर से रोने लगती है। जब डेविल मानव ने अपनी लिटिल वाइफ की बात सुनी तो उसे अपने ससुर जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो उन्हें या तो बिल्डिंग से फेंक दे या फिर लकी के साथ एक ही कमरे में बंद कर दे। लकी मानव का फालतू व्हाइट टाइगर है। डेविल मानव ने अपनी प्यारी वाइफ को टाइटली हग करते हुए कहा, बेबी, मेरे पास सिर्फ एक ही बेबी है, वो हो तुम। तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई बेबी नहीं है। और क्या तुम भूल गई सुबह तुम ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें लिटिल बेबी बोलूं। मानव की बात बीच में ही काटते हुए लिटिल अवनी बोली, इसका मतलब आपके पास कोई भी बेबी नहीं है? मानव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं। लिटिल अवनी सच्ची हब्बी। मानव प्यार से उसकी नाक को खींचते हुए बोला, हाँ सच्ची। या हूँ, इसका मतलब हम अब साथ में बेबी ला सकते हैं, जो बिल्कुल आपकी और लिटिल अवनी की तरह होगा। लिटिल अवनी ने खुश होते हुए उछल पड़ी। अवनी की बात सुनकर मानव की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। उसका चेहरा देखने लायक था। तभी उन्हें पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। लिटिल अवनी और मानव दोनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर मानव आपने सामने खड़े इंसान को गुस्से से घूरने लगता है, लेकिन लिटिल अवनी खुशी से उस इंसान को देख रही थी। डेविड मानव ने उस इंसान को गुस्से से घूरते हुए पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है ये इंसान जो मानव के रूम में आया है? जानने के लिए पढ़ते रहिए इस स्टोरी को। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी सुनना है।